कि दिल्ली लखनऊ यानी योगी और गुजरात लॉबी की जो लड़ाई है, ये उसी का नतीजा है कि जो योगी जी के खिलाफ होगा वो ब्रजेश पाठक जी के और केशव मौर्य जी के पक्ष में होगा। अगर योगी जी कहेंगे कि ये दिन है, तो ब्रजेश पाठक जी और केशव जी कहेंगे ये रात है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दिल्ली और लखनऊ के बीच में घमासान जारी है और इस बीच गोरखपुर यानी कि योगी आदित्यनाथ का गढ़, वहां पर संघ के प्रमुख मोहन भागवत एक बयान देते हैं। वो कहते हैं कि जो भूल गए हैं उन्हें बताना है कि वो हिंदू हैं। लेकिन ये बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि संघ तो कहता है, या फिर मोहन भागवत जी कहते हैं कि उन्होंने ठेका तो नहीं ले रखा है, और ये बात अजीत भारती कह रहे हैं। तो ये खुलासा होने के बाद ये जो ठेकेदार बनने की फिर से कोशिश कर रहे हैं संघ के प्रमुख, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, करेंगे बात। केपी मलिक जी वरिष्ठ हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हिमांशु जी, आपका और आपके सभी दर्शकों का भी। सर, आरएसएस के प्रमुख हैं मोहन भागवत। अब मोहन भागवत जी गोरखपुर जाकर ये कह रहे हैं कि जो लोग ये भूल गए हैं उन्हें याद दिलाना है कि वो हिंदू हैं। अब हिंदू हैं उनको याद दिलाया जा रहा है, लेकिन मोहन भागवत जी ये भूल गए हैं कि अजीत भारती से उन्होंने क्या कहा था। अजीत भारती जो उनके बहुत बड़े प्रशंसक हुआ करते थे, 2021 में उन्होंने कहा था कि हिंदुओं का ठेका आरएसएस ने नहीं ले रखा है। अब ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को याद दिलाना है, जन जागृति करवानी है। तो ये दो फेस वाले जो बातें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, किस लिए हो रही हैं? इलेक्शन आ रहा है इसलिए हो रही हैं? देखिए हिमांशु जी, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का जो ये स्टेटमेंट आया है, किस संदर्भ में आया है, कहाँ पे आया है, कहाँ वो बोल रहे हैं, किस प्रोग्राम में बोल रहे हैं। जब आप ये सारी कड़ियां जोड़ेंगे तो आप उस नतीजे पे पहुंचेंगे कि आज के जो सियासी हालात हैं वो बहुत डिफरेंट है। और जिस प्रकार से आप केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने हो, चाहे दूसरे स्टेट के मुख्यमंत्री बने हो, चाहे मोदी और अमित शाह की जो राजनीति हाल में चल रही है उसकी बात करें, चाहे आप जिस प्रकार से राहुल गांधी ने अपना जो है लंगोट घुमा दिया है पार्लियामेंट में, उन्होंने चैलेंज कर दिया है सबको और भाग खड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री भी राहुल गांधी का सामना नहीं कर पा रहे हैं, चाहे ये मामला हो। और सबसे बड़ा मामला ये है कि अभी दो प्रमुख राज्यों में चुनाव है, जिसमें एक जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसको बचाना है, और एक जगह भारतीय जनता पार्टी का सपना है जहां सरकार लाना है। जहां सरकार लाना है वो वेस्ट बंगाल है, और जहां सरकार बचानी है वो आसाम है। तो ये सीधे सीधे मैसेज आसाम के और बंगाल के हिंदुओं को देना है। उसके बाद अगले साल उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शन है। उन्होंने गोरखपुर में ये बयान दिया है, तो गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी गोरखपुर से आते हैं, उनके भी कान में फूका है मंत्र। तो ये बताया है कि हिंदू धर्म के पीछे चलेंगे, हिंदू धर्म की बात करेंगे, तभी हमारी सत्ता बच सकती है। बाकी चीज तो हमारे पास कहने के लिए है नहीं कि हमने पिछले 11 साल में या उत्तर प्रदेश में पिछले 8 साल में हमने क्या किया। हमें तो हिंदू को ही जगाना है, हिंदू को ही बताना है तुम हिंदू हो, तुम कारीगर हो, तुम बढ़ई हो, तुम इंजीनियर हो, तुम टीचर हो, तुम शंकराचार्य हो, ये नहीं बताना हमें उनको बताना तुम हिंदू हो। तो हम उनको हिंदू बताएंगे, क्योंकि उनको तो खुद पता नहीं वो हिंदू है, सो रहे हैं वो तो हमें उनको जगाना है। तो मोहन भागवत जी उनको जगवा के अपने आप चैन की नींद सो जाना चाहते हैं, और वो सरकार को रिपीट कराना चाहते हैं। देखिए, मोहन भागवत जी भले ही सीधे सीधे राजनीतिज्ञ ना हो, सीधे सीधे नेता ना हो, सीधे सीधे ये कहें कि भाई हमारा तो सियासी दल से कोई लेना देना नहीं है, हम तो एनजीओ चलाते हैं, हम तो सेवा कार्य करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे वो क्या करते हैं, क्या उनकी रणनीति है, वो किसी से छुपी हुई थोड़ी ना है। आज देश में जिस प्रकार का माहौल चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी जिस दोराहे पे आज खड़ी हुई है, वहां मोहन भागवत जी को भी समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए, क्योंकि परिस्थितियां इतनी जटिल हो चली हैं कि अब ना भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ रहा है और ना संघ को समझ में आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं
जो आज की डेट में भ्रमित दिखाई देते हैं और कल को क्या होगा उनको पता ही नहीं है, चिंतित है। हमारी बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बात हो रही है दिल्ली में बैठ के, उनको पता ही नहीं है कल क्या होगा। एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, बड़े बड़े मंत्री एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। आपने देखा इतनी बड़ी अमेरिका डील हुई है, जब आप एस जयशंकर से मीडिया पूछता है कि बताइए डील में क्या है, वो कहते हैं कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल से पूछ लो। जब पीयूष गोयल से पूछते हैं वो कहते हैं एस जयशंकर से पूछ लो। और प्रधानमंत्री जी को तो कुछ पता ही नहीं है, तो चलो भाई ट्रम्प से पूछा है, फिर वहां निकले अमेरिका। तो ये हालात आप देख रहे हैं कि केंद्र सरकार में भी मंत्रियों को भी कुछ नहीं पता है और मंत्री भी भ्रमित है कि क्या किया जाए क्या होगा। तो ऐसे में इस तरह के बयान देने का मोहन भागवत जी का सीधा सीधा अर्थ है, सीधा सीधा मतलब है कि वो घाल मटोल और गोल मोल की बात इसीलिए कर रहे हैं कि पता उनको भी नहीं है क्या होगा। क्योंकि आपने देखा था कि चंद रोज पहले ही आदित्य योगीनाथ जी जो आपके सीएम हैं, उनका भी एक बयान आया था, उनको भी दिल्ली दम घोटू है, दिल्ली में पोल्यूशन है, दिल्ली गैस चेम्बर बनी है, उनको भी एकाएक याद आ गया था। उनको पिछले 5 साल में तो याद आई नहीं है बात, एकाएक याद आ गई उनको। तो इसके मायने आपको समझने होंगे कि ये क्यों गोरखपुर में बैठ के दिल्ली को टारगेट पे लिया जा रहा है। अच्छा मोहन भागवत जी, इससे पहले सनातन की बात करते, हिंदुओं की बात करते या फिर संस्कृति की बात करते तो इतने सवाल खड़े नहीं होते, क्योंकि एक यूट्यूबर है, एक पत्रकार है, एक लेखक है जो ये खुद कह रहा है कि एक कार्यक्रम में मैंने सवाल पूछा कि बंगाल में 200 बीजेपी के कार्यकर्ता और संघ वाले मर गए, लेकिन आपने उनके लिए क्या किया? तो भागवत जी के पास जवाब ये था कि हमने क्या ठेका ले रखा है, आरएसएस ने क्या ठेका ले रखा है। सवाल यहां से पैदा होता है कि भागवत जी हिंदू जागरण की बात तो कर रहे हैं, उनका समर्थन करने वाले भी बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन भागवत जी जब ये कहते हैं कि हमने ठेका नहीं ले रखा है, तो ये ठेकेदारी आखिरकार चलाने की कोशिश कर क्यों रहे हैं? जब मुखौटा उतर ही चुका है, असली चरित्र पता ही चल गया है, तब भी भागवत जी लगे हुए हैं। नहीं देखिए हिमांशु जी, आपको ये चीज समझनी होगी कि संघ जिस प्रकार से काम करता है, भारतीय जनता पार्टी काम करती है, हालांकि तमाम सियासी दल इसी तरह के काम करते हैं कि जब कोई अच्छा काम होता है या कोई सराहनीय काम हो जाता है तो उसका श्रेय लेने के लिए सब आगे आ जाते हैं। और अगर कोई इस तरह की चीज हो जाए, उसमें हमें अपमानित होना पड़े, उसमें हमें कहीं फंसना पड़े, तो हम उसका श्रेय नहीं लेते, बल्कि अपने आदमी को ही हम ये कह देते हैं इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। जैसे आपने देखा होगा अभी कि अगर कोई अपराधी पकड़ा जाता है और उन नेताजी के साथ उसके खूब सारे फोटो आते हैं, खूब सारी चीजें होती हैं, और नेताजी कहते थे मैं तो इसको जानता ही नहीं। जैसे आजकल ट्रम्प कह रहे हैं कि वो तो जेफरी एप्स्टीन से कभी जानते ही नहीं हम उनको, तो हमारा तो उनसे कोई लेना देना ही नहीं है। और उनकी फुटेज आ रही है, उनके फोटो आ रहे हैं, उनके एसएमएस आ रहे हैं, उनके ईमेल आ रहे हैं, उनके सब कुछ तो आ रहे हैं। तो ये नेताओं की एक जो है चरित्र होता है, सियासी लोगों का चरित्र होता है कि वो इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। और मोहन भागवत जी का मैंने पहले ही कहा कि वो भले ही आपको दिखे कि वो राजनीतिज्ञ नहीं है या वो किसी सियासी दल से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन वो भी बड़े सियासी आदमी हैं, बड़े सियासतदान हैं वो, और वही रणनीति बनाते हैं। आपके सामने बहुत बड़ा उनका एक पैमाना रखा हुआ है जो उन्होंने तय किया था मोदी जी के साथ बैठ के 75 साल का, तो उस पैमाने का क्या हुआ? आप ये कह सकते हैं कि अजीत भारती जो कह रहे हैं वो प्रमाणित करें। कल को ये भी बयान आ सकता है मोहन भागवत जी का कि ये जिस प्रकार हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और जिस तरह की बात ये कर रहे हैं, मैंने तो कहा ही नहीं, और अगर कहा है तो ये प्रमाणित करेंगे। उनसे प्रमाण मांगने लगे, फिर वो प्रमाणित करते फिरे, और प्रमाणित हो भी गए तो होना तो कुछ है नहीं उसका। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ जो प्रमाणित है आपके सामने, जो आपके सामने चीज दिख रही है, उसी पे इन्होंने क्या किया। आपके सामने प्रमाण है कि इन्होंने कहा कि भाई 75 साल का फॉर्मूला बना रहे हैं, तो कायदे में तो इनको खुद को भी 75 साल में हट जाना चाहिए। इन्होंने कहा भी था एक बार कि भाई अगर वो नहीं हटते तो मैं ही हट जाऊं, लेकिन ना खुद हटे ना। मजेदार बात है सर, वो कह रहे हैं कि संघ कहेगा तो मैं हट जाऊंगा। अब संघ के सबसे बड़े जो सरसंघ चालक हैं वो भागवत जी हैं,
अब कौन सा संघ उनसे आकर कहेगा, मतलब कोई दूसरा संघ है क्या जो आकर कहेगा कि आप हट जाइए, वो शायद 70 साल हो गए, सोवियत, आकर निकाल वो शायद सोवियत संघ की बात कर रहे हैं, इसलिए वो अलग एक नए संघ की बात कर रहे हैं। ये देखिए, मैं आपको हिमांशु जी बता रहा हूँ कि ये सब एक नूरा कुश्ती है। जनता को भ्रमित बनाने के लिए, जनता को मूर्ख बनाने के लिए ये सब हथकंडे प्रयोग किए जाते हैं। इसी को राजनीति में हम श्याम दाम दंड भेद कहते हैं। जनता को मूर्ख बनाओ, जनता को जुमलेबाजी सुनाओ। आपको याद है ना कि इन्होंने कहा था कि ऐसा काला धन लाएंगे, ऐसा काला धन लाएंगे कि 15-15 लाख तो सबके खाते में यूं ही आ जाएंगे। और लोग इनकी बातों में आ गए, और बाद में जब कुछ लोगों ने सवाल पूछा, कहा ये तो जुमला था, ये तो हमने ऐसे ही कह दिया था। तो ये ऐसे ही कह देते हैं कई सारी चीजों को, और अगर इनकी कोई बात कही हुई जो है प्रमाणित हो जाए या फलीभूत हो जाए, तो फिर ये कहते देखो हमने तो पहले ही कहा था, कर दिया। अब मोदी जी ने कहा था कि हम मंदिर बनाएंगे, तो उन्होंने बना दिया। और मोदी जी ने कहा था कि हम 15 लाख देंगे, वो जुमला है। फिर तो हमें देखना है कि हमें कौन सा जुमला बताना है, कौन सा कुछ करना है। अब दूसरे लोगों का कहना यह है कि मंदिर तो कोर्ट के आदेश पर बना है, उसमें तो मोदी जी का कोई लेना देना है नहीं। उसमें तो जो है कोशिश की थी विश्व हिंदू परिषद ने, और आदेश दिया है कोर्ट ने, और मंदिर बन गया, उसमें मोदी जी का क्या लेना देना। लेकिन नहीं नहीं, ये तो मोदी जी की कृपा से ही बना है। तो आप सिर्फ फॉर्मूले अपनी सत्ता को जो है बनाए रखने के लिए, या जहां सत्ता नहीं है उसको सत्ता में लाने के लिए, या सत्ता में रहने के लिए ये इस तरह के प्रोपगंडे घड़ते हैं। और इसीलिए आप सत्ता में बने रहने के लिए नई नई चालें चलते हैं, नए नए बयान देते हैं। तो ये जो भागवत जी का बयान है, मैं इसी एंगल से देखता हूँ कि ये सियासती बयान है, और कब वो इससे मुकर जाएंगे, कब इसका क्या कर लेंगे, इस पे आपको कोई बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं फिर आपको कहता हूँ कि जो पैमाना उन्होंने गढ़ा था 75 साल का, उस पर भी उनसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। उनसे कोई सवाल ये नहीं पूछ रहा कि आपने जो मोदी जी के साथ बैठ के ये मार्गदर्शक मंडल की स्थापना की थी, इसकी जो स्थापना की थी, इसका इसका क्या आगे आप संगठन कैसे चला रहे हैं, क्योंकि आपके तमाम संगठन है, आपके तमाम संगठन चलाने के अनुभव है। तो मार्गदर्शक मंडल क्या कर रहा है, उसकी कितनी बैठकें हुई हैं, क्या क्या उन्होंने मार्गदर्शन किया है, मोदी जी का मार्गदर्शन कितनी बार हुआ है, भागवत जी का मार्गदर्शन कितनी बार हुआ है, और ये मार्गदर्शन ने सिफारिश की थी क्या कि आप जो है हरदीप पुरी जी को तत्काल मंत्री बनाइए, इसीलिए उनको बनाया गया था क्या, और जो है सुषमा स्वराज को हटा के एस जयशंकर को विदेश मंत्री बनाई। तो ये क्या, ये शायद मार्गदर्शक मंडल में ही पास हुए थे एजेंडे, इसीलिए आपने इनको बनाया है। तो इस पे भी कोई सवाल पूछ सकता है मोहन भागवत जी से, और वो शायद इसका भी बहुत अच्छा जवाब दे दे। तो आप अजीत भारती जी से प्रार्थना कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए कि भैया एक सवाल और पूछ लो कि मार्गदर्शक मंडल के आदेश पे ये चीजें हुई हैं क्या। तो फिर मोहन भागवत जी उनको एक नया जवाब देंगे। हालांकि अजीत भारती की ट्रोलिंग जो है शुरू हो गई है, अजीत भारती की मां तक बात पहुंच गई है, और जाहिर तौर पर जब ऐसी बातें होती हैं, इस तरह की ट्रोलिंग होती है, तो आदमी को गुस्सा लगती है। खैर, उन बातों पर तो चर्चा हो ही रही है। इधर एक और बयान निकलकर सामने आया है ब्रजेश पाठक जी का, जो अब तक खामोश थे। केशव प्रसाद मौर्य जी खुलकर बोल रहे थे शंकराचार्य विवाद को लेकर, लेकिन ब्रजेश पाठक जी बोले नहीं। जब विधायकों की बैठक वाला प्रकरण हुआ तब भी नहीं बोले, लेकिन अब उन्होंने बोला है। उन्होंने बोला यह है कि चोटी खींचना महाअपराध है, जिसने भी खींची उसे महापाप लगेगा, सब कुछ लिखा जा रहा है। अब ये सब कुछ कहां लिखा जा रहा है, कौन लिख रहा है, और क्या इसकी कोई सुनवाई भी है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ब्रजेश पाठक जी अब बोल रहे हैं, इससे पहले केशव जी बोल रहे थे, लेकिन योगी जी तटस्थ हैं। वो उस टाइम भी कालनेमी बोल रहे थे, फिर अब सदन के अंदर भी उन्होंने जो है जिस तरह का जवाब दिया है, तो योगी जी तो एक है अपने बयान पर, बस दूसरा कैरेक्टर चेंज हो रहा है जो शंकराचार्य जी के पक्ष में खड़ा होता है। पहले केशव जी थे, अब ब्रजेश पाठक। तो क्या हो रहा है यहां, क्या हो रहा है सर? इस बयान को किस तरह से देखेंगे कि महापाप लगेगा, किसको लगेगा? नहीं देखिए हिमांशु जी, अगर आप देखें, चाहे केशव मौर्य हो चाहे ब्रजेश पाठक हो, इनका जो रिमोट है वो दिल्ली में रखा हुआ है, और जब जो जिसका बटन दब जाता है वही गाना बजना शुरू हो जाता है। योगी जी का जो रिमोट है वो दिल्ली में है नहीं, उसका बटन दब नहीं रहा है,
इसलिए वो गाने जो है डिफरेंट डिफरेंट गाने वहां दूसरे बज रहे हैं योगी जी के। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे समय समय पे ब्रजेश पाठक के और केशव मौर्य जी के बटन दबा दिए जाते हैं। बटन अभी दबे हुए हैं। और मैं तो बार बार आपको कहता हूँ कि दिल्ली लखनऊ यानी योगी और गुजरात लॉबी की जो लड़ाई है, ये उसी का नतीजा है कि जो योगी जी के खिलाफ होगा वो ब्रजेश पाठक जी के और केशव मौर्य जी के पक्ष में होगा। अगर योगी जी कहेंगे कि ये दिन है, तो ब्रजेश पाठक जी और केशव जी कहेंगे ये रात है, और ये कहेंगे अगर रात है तो योगी जी कहेंगे सुबह है। तो ये तो 36 का आंकड़ा चलना ही है। और ये इस तरह से चल रहा है कि अगर दिल्ली दोनों को कह दे कि भैया ये रात है, तो ये लोग कहेंगे हाँ रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। आपने एक शेर भी सुना होगा, किसी मशहूर शायर का शेर है कि राजा ने कहा ये रात है तो सब ने कहा ये रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। तो ब्रजेश पाठक जी को खुद नहीं पता कि क्या बोलना है क्या करना है, तो उनको तो आदेश आ गया है तो उन्होंने बोल दिया है। क्योंकि शंकराचार्य जी का मामला फिर अपने आप ही योगी जी ने गर्म कर दिया है, और योगी जी भी जान रहे हैं कि ये मामला जितना गर्म रहेगा इतना जो है बटन बनारस का दबेगा, और बनारस का दबेगा तो अयोध्या का ऑटोमेटिक दब जाएगा। और जब अयोध्या और बनारस की बात होगी तो वहां दबाव दिल्ली पे आएगा। आज आप अगर देख रहे हैं जिस प्रकार से लखनऊ में कांग्रेस आंदोलन कर रही है, तो उनके आंदोलन में जब हम बात करते हैं, उनका कहना यह है कि आपने सारे ठेके गुजरातियों को दे दिए, तो गुजरातियों का बटन तो दबेगा ना। और गुजरातियों का बटन जो है ये संत सन्यासी भी दबाएंगे, क्योंकि मठों पे जो है तोड़ फोड़, मंदिरों में तोड़ फोड़, किसी की दुकानें तोड़ फोड़। तो इसीलिए तो थोड़ा सा जगाना है कि दिल्ली पर दबाव बने और दिल्ली में हो हल्ला हो। तो योगी जी मुझे लग रहा है उसी एंगल पे चलते हुए इस तरह के बयान दे रहे हैं, ताकि असहज दिल्ली हो और असहज होके ब्रजेश पाठक जैसे लोग बोले और मामला उत्तर प्रदेश में और थोड़ा गर्म हो। तो ये करने की कोशिश है। और इस सब के पीछे ये है कि जो अगले साल होने वाले चुनाव है, सबका मकसद उसमें है। और अगर बीच में हिलने हिलाने की कोशिश होती है और घड़ा फूटता है, तो उसमें कुछ गंगाजल ब्रजेश पाठक जी के भी हाथ लग जाए, इस तरह की कोशिशें लगातार भारतीय जनता पार्टी में जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इन विषयों को, कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राजनीतिक समझ क्या कहती है, हम जानना चाहते हैं। और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।